आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों जब आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपके पास दो विकल्प सामने आते हैं, एक नई व्यवस्था के अंतर्गत और एक पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते हैं कि आप विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को दिखाकर आप अपने इनकम टैक्स में छूट पा लेते हैं, जैसे LIC करा लिए, PPF करा लिए या फिर NSC ले लिए। तो इस तरह से आप टोटल जो इनकम टैक्स होता है उसमें छूट प्राप्त कर लेते हैं। जो नई व्यवस्था है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें डायरेक्टली ये कह दिया गया है कि इतने तक का आपका टैक्स नहीं लगेगा और इसके बाद टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो नई व्यवस्था है उसको लोगों ने पसंद नहीं किया है, बहुत ही न्यून लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन अधिकाधिक लोग पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत ही अपने इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में न्यूज है दोस्तों, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि जो नई व्यवस्था है वो अब समाप्त होने वाली है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, छूट मुक्त नई कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार। केंद्रीय बजट 2020-21 में नई कर व्यवस्था पेश की गई थी। इसमें करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूट वाली पुरानी व्यवस्था और छूट और कटौती के बिना कम कर दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया था। अब सरकार छूट मुक्त कर व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि ज्यादातर करदाता पुरानी कर व्यवस्था को तरजीह दे रहे हैं। इसके पहले वित्त मंत्रालय ने छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन अब उसे खत्म करने पर विचार हो रहा है। सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए कर व्यवस्था और आकर्षक होनी चाहिए। सूत्रों का कहना है कि सरकार करदाताओं के पुरानी कर व्यवस्था में अधिक आकर्षण को देखते हुए पुरानी कर प्रणाली को ही और सुविधाजनक और आकर्षक बनाने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अगले साल के बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। नई कर व्यवस्था के तहत 2 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। इसके तहत 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आय की जो दर है वो 5% है। इसके बाद 10%, 15%, 20%, 25% और 30% की श्रेणी में इसे बांट दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कर की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से यदि ये नई व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो पुरानी व्यवस्था में लचीलापन लाने की बात हो रही है, और इसमें कोई यदि संशोधन होता है तो ये अच्छी पहल होगी। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये होगी कि जो न्यूनतम कर छूट है, जो दर है, जो 2.5 लाख की सीमा है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को इससे फायदा हो सके। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी BSA को दिए निर्देश, निलंबित शिक्षकों के प्रकरणों की शीघ्र जांच करें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने निलंबित परिषदीय शिक्षकों के प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी BSA को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 615 शिक्षक निलंबित हैं। इन शिक्षकों के प्रकरणों की जाँच में देरी ठीक नहीं है। ज्यादा समय तक शिक्षकों का निलंबन विभाग और खुद शिक्षक के लिए अहितकर है। उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा है कि जिन जांच अधिकारियों से आख्या प्राप्त नहीं हुई है उनसे 15 दिन के अंदर जांच आख्या प्राप्त कर उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अनिस्तारित निलंबन प्रकरणों के संबंध में सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा जनपद एटा का आदेश है, जो कि 25/10/2022 यानी कल के डेट में दिया गया है, और यह आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद एटा के लिए दिया गया है। और यहाँ पे विषय की अगर हम बात करें तो जो 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है उसके बारे में है, और उसके अलावा बोनस दिए जाने के मामले में है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अभी यहाँ पे बिल प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। इसी संदर्भ में यहाँ पे आदेश दिया गया है। जिन जनपदों ने तत्परता दिखाई है वहाँ पे बोनस और DA सभी का भुगतान जनपदों में हो चुका है। जनपद गोरखपुर की बात करें तो दीपावली के दिन ही शाम के समय यहाँ पे 4% बढ़े हुए DA का जो एरियर था 3 महीने का, वो और प्लस बोनस दोनों ही शिक्षकों के खाते में पहुंच चुका है। वहीं देवरिया जनपद की बात करें तो दीपावली के अगले दिन ही उनके खाते में ये बोनस और बढ़े हुए DA का भुगतान हो चुका है। ऐसे अन्य जो भी जनपद तत्परता दिखाए हैं वहां पे भुगतान शिक्षकों को हो चुके हैं। ग्रांट की कोई कमी नहीं है, ग्रांट जारी हो चुका है, और यहाँ पे अभी बिल प्रस्तुत करने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ आलस्य दिखाया गया है। अन्य जनपदों में भी इस तरह की आलस्य की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से आप तत्परता से इसे कार्य करके और इस बिल का भुगतान करा लें, ताकि ग्रांट रहते आपके सभी जो अवशेष हैं वो आपको मिल सके। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। खेल खेल में सीखेंगे बच्चे, किताबों का दबाव होगा कम। शिक्षा मंत्री ने जारी किया 3 से 8 साल के बच्चों के बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का मसौदा। नई दिल्ली से खबर है दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब बच्चे खेल खेल में जमा घटाव, जानवरों के नाम, रंगों की पहचान करना, सामान्य ज्ञान और भाषा सीखेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को 3 से 8 साल के बच्चों के बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का मसौदा जारी किया। इससे कई चीजों के लिए किताबों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
प्रधान ने कहा, जाने माने वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली समिति इसे तैयार किया है। यह देश के भविष्य निर्माताओं यानी बच्चों को आकार देने वाला है। बच्चे खेल, खिलौनों, संगीत, चलने और बात करने के तरीके से सीखते हुए पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा, बसंत पंचमी तक मसौदे पर मिलने वाले सुझावों के आधार पर एनसीईआरटी समग्र मंथन के बाद ही पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक तैयार करेगी। कई चीजों के लिए किताबें तैयार करने की जरूरत नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह मसौदा शिक्षा मंत्रालय, स्कूलों, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य सभी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति मसौदे पर अपने सुझाव दे सकता है। एनसीईआरटी आगे राज्यों के शिक्षा विभाग, उनका पाठ्यक्रम तैयार करने वाले विभागों से इस मसौदे को साझा करेगी। उन्होंने कहा है कि इसमें कई चीजों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खेल और प्रोजेक्ट आधारित है। वहीं कुछ विषयों में पढ़ाई की पद्धति महत्वपूर्ण है। इसे तैयार करने में 4000 विशेषज्ञ, 1.3 लाख शिक्षक व संस्थान, 10 लाख छात्र व अभिभावक, दुनिया की सबसे बेहतरीन रिसर्च को शामिल किया गया है। शुरुआती 8 वर्ष महत्वपूर्ण। अब बच्चे तकनीकी के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। इस मसौदे में कहा गया है कि बच्चों के शुरुआती 8 वर्ष काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनका 85% विकास इस दौरान हो चुका होता है, क्योंकि ये शारीरिक गतिविधि, संज्ञानात्मक बोध प्रक्रिया तथा सामाजिक भावनात्मक विषयों के विकास से जुड़े होते हैं। ऐसे में यह रूपरेखा बुनियादी स्तर पर बच्चों के सीखने को महत्व देती है। तो दोस्तों, ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।